क्रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो के माध्यम से इन्वायरमेंट नामक विषय का अध्ययन कर रहे हैं और उन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं जो विगत परीक्षा में आ चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में इनके आने की संभावना है। पिछली वीडियो में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। अगर देखा जाए एक हरिकेन मापन की बात करते हैं कि हरिकेन द्वारा जो भी क्षति होती है उसका मापन हम किसके माध्यम से करते हैं, तो उसका मापन करते हैं साफिर सिम्पसन पैमाने के माध्यम से। अगर आपसे पूछे कि हरिकेन द्वारा होने वाली क्षति का मापन किस पैमाने से होता है तो बताएंगे साफिर सिम्पसन पैमाने के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट बिंदु है प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं एवं तिथियां, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है वो मैचिंग के रूप में पूछा जा सकता है कि एक तरफ घटना का नाम दे रखा होगा और एक तरफ उसका समय दे रखा होगा या कोई स्थान दे रखा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की। ये 1984 में घटित हुई थी ये घटना और मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो दुर्घटना हुई थी वो संपन्न हुई थी। कहने का मतलब यह है भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसे शॉर्ट में मिक भी कहा जाता है। मिक गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। वहीं चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की बात की जाए तो ये 1986 में हुई थी और इस घटना का संबंध यूक्रेन से है। वहीं 3 माइल आइलैंड दुर्घटना 1979 में हुई थी, इसका संबंध यूएसए से है। यूएसए के परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र में ये घटना घटित हुई थी। वहीं फुकुशिमा दुर्घटना का संबंध जापान से है, ये 2011 में घटना घटित हुई थी। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी से अगर हम मिलान करें तो 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड। वहीं चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की बात करें तो 1986 यूक्रेन में। वहीं 3 माइल आइलैंड दुर्घटना की बात करें 1979 यूएसए। फुकुशिमा दुर्घटना 2011 जापान में हुई थी। एक नोट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब से कब तक मनाया गया तो बताएंगे 1965 से 1974 के बीच का जो समय अवधि थी उसे अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक के रूप में मनाया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वास्तव में होता क्या है? देखिए धारणीय विकास की अगर हम बात करें, धारणीय विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जो हमारी वर्तमान पीढ़ी होती है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं वो इस प्रकार से पूरी की जाएं कि जो फ्यूचर की जनरेशन है, किसकी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई दिक्कत ना हो। कहने का मतलब यह है धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना किया जाता है। अर्थात अगर हम देखें कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा विषय है कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम इस प्रकार से करें कि जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के मध्य न्याय संगत संतुलन। यानी क्या मतलब हुआ, जो वर्तमान की पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी प्लस भविष्य की पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी एवं भविष्य की पीढ़ी के मध्य न्याय संगत संतुलन ही अपने आप में क्या है, कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है।
इसका उद्देश्य क्या होता है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएंगे तो क्या होगा? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय जो विकास होगा वो संतुलित होगा, और इससे क्या होगा, जो भी हमारे पीढ़ी है उसे संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। अब बात आती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द है, सतत विकास शब्द पहली बार IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में प्रयोग किया था। सबसे पहले IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। वहीं वर्ष 1987 में WCED की ब्रटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, या कह सकते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। में इस शब्द को पहली बार परिभाषित किया गया था और इसकी व्याख्या की गई थी। अगर हम आपको बता दें, इसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड को जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ भी गया कि सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। और ये जो स्टेटमेंट है जो कि तो पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए 1987 में प्रकाशित की गई ब्रटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो बताएंगे हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपसे वो बताया कि IUCN ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी विश्व संरक्षण रणनीति। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। उसके पश्चात क्या हुआ, 1987 में WCED की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट का नाम होता है ब्रटलैंड रिपोर्ट और उसका शीर्षक होता है हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें पहली बार इस शब्द को परिभाषित किया गया था और इसकी व्याख्या की गई थी, जिसके प्रतिपादक ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड थे। ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड थी। तो ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा एवं परिभाषा। यहाँ पर मैंने एक शब्द नहीं बताया कि WCED का मतलब क्या है। यहाँ पर W का मतलब होता है वर्ल्ड, C का मतलब होता है कमीशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि WCED का मतलब हुआ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 1987 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसका जो शीर्षक था बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर। अब बात करते हैं वैश्विक सम्मेलन की। कौन कौन से वैश्विक सम्मेलन हुए और कौन कौन से सम्मेलन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1972। ये सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। इसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को मान्यता मिली। अगर आपसे पूछे कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो हम बताएंगे ये हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए, जो स्टॉकहोम है वो क्या है, स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला, क्या चीज़ था बताइए, पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन था। इसकी विशेषताएं क्या थी? लगभग इसमें 122 देशों ने प्रतिभाग किया था। 122 देशों ने क्या किया था? इसमें प्रतिभाग किया था। इसकी थीम क्या थी? अगर हम थीम की बात करें, इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, यानी कि ये इसकी क्या थी? थीम थी। दूसरी बात, ये जो नेक्स्ट सम्मेलन हुआ है वो हुआ 1992 में। 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन रियो में किया गया था और इसमें धारणीय विकास
के लिए वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। एजेंडा 21 को रियो घोषणा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो बताएंगे 1992 में किया गया था। इसे क्या बोलते हैं? इसे रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी, उसको स्वीकार किया गया था, जिसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है, इसे रियो घोषणा भी कहा जाता है। ठीक इसके 5 साल बाद अगर हम 1992 में 5 ईयर ऐड कर दें तो 1997 आ जाएगा। इसे बोलते हैं रियो +5 सम्मेलन। इसका आयोजन 1997 में न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक उसके 5 साल बाद इसमें 5 ईयर्स और ऐड कर दें तो 2002 में एक सम्मेलन का आयोजन और किया गया, जिसे रियो +10 कहते हैं। ये जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित इस सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि सेकेंड अर्थ समिट कौन सा है या किसे कहते हैं, तो बताएंगे रियो 10 को हम कहते हैं सेकेंड अर्थ समिट कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे 2002 को। उसके पश्चात 2012 में रियो 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, द फ्यूचर वी वांट जो शीर्षक है वो रियो +20 सम्मेलन का है, यानी कि 2012 के समिट का ये शीर्षक है। और द कॉमन ऑफ फ्यूचर ये किसका था बताइए? ये था 1987 में जो WCED की रिपोर्ट आई थी, इसे हम ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट किसका है? ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये 2012 में जो रियो समिट हुआ था, इसे हम सामान्यतः रियो +20 भी कहते हैं, इसकी थीम थी। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि SDG की बात करते हैं। कितने SDG होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 प्रमुख लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाना तय किया गया। अब सबसे बड़ी बात है, ये निर्धारित कब किए गए, तो बताएंगे 25 सितंबर 2015 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मेंबरों द्वारा 2030 के एजेंडा के तहत इन लक्ष्यों को अपनाया गया। तो कुल कितने लक्ष्य तय किए गए? 17 लक्ष्य तय किए गए और ये बताया गया कि इन लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना है। साथ ही साथ 169 उपलक्ष्य भी निर्धारित किए गए। अब हम 1 बाय 1 इन 17 SDG को हम पढ़ लेते हैं, जो पेपर में अक्सर मैचिंग करने के लिए आते हैं। सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं। SDG 1, इसमें क्या कहा गया है? गरीबी की समाप्ति। गरीबी की समाप्ति, कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा SDG कहता है भुखमरी से समाप्ति। भुखमरी से समाप्ति मतलब जब गरीबी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है व्यक्ति को खाना मिलेगा, तो इसका मतलब भुखमरी भी नहीं रहेगी। जब भुखमरी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो अगला जो SDG है उसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा फिर क्या करेंगे? हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो हमारा अगला SDG का संबंध है शिक्षा से। जब शिक्षा हमारी अच्छी मिलेगी तो क्या होगा? हम लोगों में भेदभाव नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। लैंगिक समानता। अब आप देखिए, पहला क्या है? गरीबी की समाप्ति। जब गरीबी की समाप्ति होगी तो हमें अच्छा खाना मिलेगा, इसका मतलब भुखमरी की समाप्ति। जब भुखमरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो तीसरा SDG का संबंध स्वास्थ्य से है। चौथा SDG का संबंध शिक्षा से है और 5वें का संबंध है लैंगिक समानता।
और छठा जो एसडीजी है इसका संबंध है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। ठीक है। एसडीजी 7 की अगर हम बात करते हैं, 7 का संबंध है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है। और जो 8वां एसडीजी है इसका संबंध है आर्थिक विकास। किसका है? आर्थिक विकास से संबंध है। 9वां एसडीजी है इसका संबंध है नवाचार या उद्योग भी कह सकते हैं। और 10वां एसडीजी है इसका संबंध है देशों के बीच और भीतर असमानताओं में कमी लाना। यानी कि जो 10वां एसडीजी है इसका संबंध है असमानताओं में कमी लाना। और जो 11वां एसडीजी है इसका संबंध है सतत शहर एवं समुदाय। उसके अलावा जो 12वां एसडीजी है इसका संबंध है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां एसडीजी है इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है। और 14वां जो हमारा एसडीजी है इसका संबंध है जल के नीचे जीवन, अर्थात महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना। 15वां एसडीजी है इसका संबंध है भूमि पर जीवन, अर्थात पृथ्वी के जीव एवं संसाधनों का संरक्षण करना। नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है, जरा इसको गौर से देखिएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वो एसडीजी का हिस्सा नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बचा हमारा 16वां एसडीजी। 16वें एसडीजी की बात करें, इसका संबंध है शांति और न्याय से। 17वां जो हमारा एसडीजी है इसका संबंध है लक्ष्यों और भागीदारी, या हम कह सकते हैं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भागीदारी। ये क्या है? 17वां एसडीजी का संबंध है। अब हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। पहले एसडीजी का संबंध है गरीबी की समाप्ति, दूसरा एसडीजी है भुखमरी की समाप्ति, तीसरा एसडीजी है अच्छा स्वास्थ्य, चौथी एसडीजी का संबंध है शिक्षा, 5वें का संबंध है लैंगिक समानता, 6ठे का संबंध है सभी के लिए स्वच्छता और कह सकते हैं स्वच्छ जल की प्राप्ति, और 7वें का मतलब है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, 8वें का मतलब है आर्थिक विकास, 9 का मतलब है नवाचार, और 10वां एसडीजी का संबंध है असमानताओं में कमी लाना, 11वें एसडीजी का संबंध है सस्टेनेबल सिटीज एंड समुदाय, 12वें का संबंध है उपभोग और उत्पादन, 13वें का संबंध है जलवायु परिवर्तन से, 14वें का मतलब है जल के नीचे जीवन अर्थात महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, 15वें एसडीजी का संबंध है भूमि पर जीवन, और नोट पॉइंट है कि अंतरिक्ष अनुसंधान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा नहीं है, और 16वां जो एसडीजी है इसका संबंध है शांति और न्याय से। वहीं 17वां एसडीजी है लक्ष्यों की प्राप्ति में भागीदारी, ये 17वें एसडीजी का संबंध है। अब बात करते हैं प्रमुख धारणीय विकास सूचकांक के बारे में। देखिए 24 जून 2025 को यूएनएसडीएसएन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई 2025 के लिए। ये इसका 10वां संस्करण था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स इंडेक्स हैं या कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया। वहीं दक्षिणी सूडान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। अंतिम स्थान में कौन सा? 167वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रथम स्थान किसे मिला है तो बताएंगे फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूचकांक में भारत को 99वें स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 2024 में भारत 109वें स्थान पर था। अगर आपसे पूछे कि यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो बताएंगे इंडिया को 99
पोजीशन प्राप्त हुई है, जबकि 2024 में भारत 109वें स्थान पर था। अब बात करते हैं भारत में सतत विकास की स्थिति क्या है। भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं उनके कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग, क्या चीज़, नीति आयोग एक नोडल संस्था के तौर पर काम करता है। ठीक है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी हो चुका है। ये इसका चौथा संस्करण था। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका जो विषय था विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, ये इसका केंद्रीय विषय था। इस इंडेक्स में भारत का समग्र स्कोर 71 रहा और रैंकिंग में शीर्ष राज्यों में केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे, जबकि बिहार को इसमें अंतिम पायदान प्राप्त हुआ। तो ये पता होना चाहिए कि जो 2023-24 के लिए SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था, जो कि इसका चौथा संस्करण था। भारत का इसमें जो स्कोर था वो 71 रहा और इसकी जो थीम थी वो विकसित भारत की ओर सतत प्रगति एवं समावेशी विकास थी। इसका जो नोडल संस्था है वो है नीति आयोग। इसे जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से रहे, जबकि बिहार को इसमें अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं SDG शहरी सूचकांक 2021-22 की बात करें, नीति आयोग ने इसे जारी किया था। इस सूचकांक में प्रथम स्थान शिमला को मिला था, जबकि अंतिम स्थान धनबाद को प्राप्त हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के तहत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो बताएंगे 2070। अब मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ या कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1987 में पर्यावरण से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट जो थी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित थी, उसकी थीम क्या थी, तो बताएंगे आवर कॉमन फ्यूचर। यानी कि 1987 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी, इसकी थीम थी आवर कॉमन फ्यूचर। अगर आपसे पूछे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो बताएंगे 1992 में किया गया। अगर आपसे पूछे कि ब्रटलैंड रिपोर्ट कब आई थी, तो बताएंगे 1987 में आई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन मतलब कब से लागू हुआ, तो बताएंगे 1989 में। जबकि ये 1987 में कहीं ना कहीं इसका संबंध रहा है, लेकिन वहीं लागू होने की बात करेंगे तो 1989 में। ठीक है, एक रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। उस रिपोर्ट का नाम है द लिमिट्स टू ग्रोथ। इस रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ, तो बताएंगे 1972 में इस रिपोर्ट का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। अगर आपसे पूछिए द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ, तो बताएंगे 1972। ठीक है, क्या बताएंगे 1972। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका संबंध कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से था। और आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।